सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है न्यायपालिका देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? न्यायपालिका, जो आपके अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन जो बुक है, उसके अध्याय जो हम लोग 13 है आपका, ठीक है? तो अध्याय आज हम लोग अरिहंत एनसीईआरटी बुक के जो है अध्याय 13 को देखने वाले हैं, जो आपका न्यायपालिका है, जो इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए, न्यायपालिका से संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग इसे जो है वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग 12 तक देख चुके हैं, जिसका प्ले लिस्ट बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। और अरिहंत एनसीईआरटी बुक से जो है हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंडियन जो है मॉडर्न हिस्ट्री को भी देख चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी प्ले लिस्ट बना है, जाकर देखिए। चलिए न्यायपालिका को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न शुरू होंगे। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो पहला कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हुई। तो पहला कथन सही नहीं है। वर्तमान इमारत में जो सर्वोच्च न्यायालय वर्ष जो है 1958 में जो है हस्तांतरित किया गया, यह कथन सही है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का जो है उल्लेख है, ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो पहला कथन आपका सही नहीं है, दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जो है पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जबकि इसका जो है उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया यानी 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी जो है पहले से संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ जो है प्रिंसेज में हुआ करता था। इसे जो है 1958 में अलग इमारत के रूप में जो है हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में उल्लेख किया गया है आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पहला कथन सही नहीं है, दूसरा तीसरा कथन सही है सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में। आगे कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है? कौन से कथन आपके सही है? तो उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कथन सही है। राष्ट्रपति के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है, ये भी कथन सही है। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है, ये भी कथन सही है। तो सारे कथन आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में क्या है? सही है। देख सकते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में सभी कथन सही है। भारत के संविधान में यह वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है आपका, ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन का उत्तरदायित्व जो है संसद को है। संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। संसद न्यायाधीशों की संख्या में केवल वृद्धि कर सकती है, जबकि न्यायाधीशों की संख्या को कम करने का अधिकार संसद के पास नहीं है आपका, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही नहीं है। कौन से कथन सही नहीं है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर परंपरा के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की जो है किया जाता है। यह कथन आपका क्या है? सही है। वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन कर जो है न्यायमूर्ति एन रे को जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ये भी कथन सही है। इसमें कुल जो है स्वीकृत न्यायाधीशों के पद 33 है, यह कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में जो कथन 3 सही नहीं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में जो है वर्तमान स्वीकृत कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, जबकि उसमें 33 कह रहा था। इसलिए पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। आगे की किसी व्यक्ति के जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो आवश्यक अर्हता के संबंध में जो निम्न से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो वह राष्ट्रपति की दृष्टि से एक कानूनी विद्वान हो, यह सही है। वह किसी उच्च न्यायालय में जो 15 वर्ष तक वकालत कर चुका है, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्ति होने के लिए वह जो आवश्यक है कि वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक जो है वकालत कर चुका हो, ठीक है। 10 वर्ष तक वकालत कर चुका है, जबकि इसमें कह रहा है आपके 15 वर्ष तक, तो इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश के पद पर
रहा हो, यह कथन सही है। तो देखा जाए तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो सिर्फ दूसरा कथन आपका सही नहीं है कि वह 10 वर्ष तक वकालत कर चुका है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो और किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। राष्ट्रपति के मतानुसार जो है उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए, तब वह बन सकता है कि आपका जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, आगे कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों का जो है प्रभावी संरक्षक माना जाता है। इस संदर्भ में जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही नहीं है। तो कितने कथन आपके सही नहीं है, तो है कि पहला कहता है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों तथा अन्य न्याय अधिकारों के हनन पर प्रभावी निगरानी रखता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो है प्रावधान है। जब क्या हो, तो न्यायालय में जो है जब कभी जो है गणपूर्ति का अभाव हो, ऐसी स्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का जो है प्रावधान है। देख सकते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का जो है प्रावधान है। जब न्यायालय में कभी कभी जो है गणपूर्ति का अभाव हो, अर्थात जब कभी जो है कोरम पूरा करने में जो अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है अस्थायी काल के लिए जो है उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा हुआ जो है संबंधित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं जो है राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति के बाद ही कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यायालय में जब कभी गणपूर्ति का अभाव हो तो उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का जो है प्रावधान किया गया आपका। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो देखा जाए तो पहला कहता है कि न्यायाधीश दीपक मिश्रा जनहित याचिका की उत्पत्ति में सहायक थे, यह कथन आपका सही नहीं है। न्यायाधीश रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालय से जो है रिटायरमेंट के बाद जो है राज्यसभा में शामिल हो गए, ये कथन सही है। तीसरा कहता है कि न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने जो जनहित याचिका को प्रारंभ किया, भी कथन सही है। न्यायाधीश वी.आर. कृष्णा अय्यर ने जो है समय से पूर्व पद त्याग दिया, यह कथन सही नहीं है। तो देखा जाए तो दूसरा और तीसरा कथन आपके क्या है, सही है आपके। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन ही आपके सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही नहीं है। कितने कथन सही नहीं है, तो प्रत्येक न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पर जो है पद की जो है शपथ लेनी पड़ती है, कथन सही है। न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, भी सही है। ये इसके न्यायाधीशों को केवल जो है सीधे कदाचार अथवा जो है असमर्थता के आधार पर ही संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, ये कथन सही है। संविधान ने जो है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो है किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति देता है या अनुमति नहीं देता है, तो चौथा कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में चौथा कथन सही नहीं आता। आगे है कि निम्न कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि न्यायाधीशों के कार्य और निर्णयों की जो है व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है, सही है आपका। यदि कोई जो है न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को जो है उसे दंडित करने का अधिकार प्राप्त है, तो ये दोनों सही है, कथन और कारण दोनों आपका सही है, देख सकते हैं। यानी ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है आपका। आगे है कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से जो है दूसरे न्यायालय में हस्तांतरित करता है, तो अनुच्छेद आपका 222 है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जो है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरित करता है आपका 222 के तहत अनुच्छेद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा आता है आपका? तो भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, यह आता है आपका। परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये भी आता है आपका। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संसद के किसी सदन अथवा जो है राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, यह नहीं आता है। देख सकते हैं भारत सरकार तथा जो है एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद
और परस्पर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद आदि जो है उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, 3 शामिल नहीं, क्योंकि संसद के किसी सदन अथवा जो है राज्य विधान मंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि उच्च यानी विवाद जो है उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के जो है बीच विवाद और परस्पर दो राज्यों के बीच जो है विवाद शामिल है। ठीक है, आगे की संविधान की व्याख्या से संबंधित जो है विवाद सर्वोच्च न्यायालय के जो है पास लाए जा सकते हैं, आपके इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वहां लाए जा सकते हैं। संविधान की जो है व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में जो है संवैधानिक मामलों के संबंध में जो है उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है अपील की जा सकती है आपका। ठीक है, संवैधानिक मामलों में जो है उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर चाहे वह किसी भी अन्य कार्यवाही से संबंधित हो उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक जो है कथन आपके सही है, कौन से एक कथन आपके सही है? तो देखा जाए तो यह फौजदारी और दीवानी मामलों में जो अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, यह कथन सही है। यदि फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को जो है फांसी की सजा दे दे तो इसकी जो अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी जो है की जा सकती है, कथन सही है। दीवानी मामलों में जो है उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जो है उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, जब उच्च न्यायालय या जो है प्रमाणित कर दे कि उस मामले का जो है संबंध सार्वजनिक महत्व के किसी जो है सारगर्भित प्रश्न से है। ठीक है, ये भी कथन सही है। उपयुक्त में से सारे कथन आपके सही हैं सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में। आपके आगे है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति जो है किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति आती है आपके मूल क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। संविधान के अनुच्छेद 131(1) के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के जो है मध्य विवाद अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? कौन से कथन आपके सही हैं? तो उच्चतम न्यायालय भारत के भूभाग में स्थित जो है किसी न्यायालय या प्राधिकरण के जो निर्णय पर अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकता है उच्चतम न्यायालय, कथन सही है। संसद विधि द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है, दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में एक कौन सा सही है? आपके परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में यानी सर्वोच्च न्यायालय के कौन सा एक जो है एक सही है आपका? तो सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को जो परामर्श दे सकता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है वह भारत सरकार को परामर्श दे सकता है आपका। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में जो है कथन भी सही है। संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को जो है निम्न दो श्रेणियों के मामलों में जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है। सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में जो है विधि के प्रश्न उठाने पर, किसी पूर्व जो है संवैधानिक संधि समझौते पर, संविदा आदि जो है सनद मामलों पर जो है किसी विवाद के उत्पन्न होने पर, ये दोनों स्थिति में जो है 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है। ठीक है, इसमें कौन से कथन सही है? तो उच्चतम न्यायालय भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का रक्षक है, यह सही है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो है कोई भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, कथन सही है। यदि किसी विधायिका द्वारा जो है पारित कोई कानून मौलिक अधिकारों का जो है अतिक्रमण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे जो है अवैध घोषित कर सकता है। सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जो है उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश यानी रीट संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं जो है गारंटर के रूप में जो है स्थापित है। वह जो है रीट संबंधी न्यायाधीश जारी कर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। 5 तरह के रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 226 के तहत आपका। ठीक है,
आगे है कि न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी जो कानून की जो है संवैधानिकता की जो है जांच जो है कर सकता है। यदि वह जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे जो है गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। कथन सही है। न्यायिक पुनर्वलोकन के संदर्भ में कथन ये पहला सही है। दूसरा है कि संविधान में कहीं भी जो है न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये भी कथन सही है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है, ये भी कथन आपका सही है। इसके अंतर्गत जो है न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों और संविधान की व्याख्या कर सकती है, ये भी कथन आपका सही है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में जो है सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो जो न्यायिक व्यवस्था जो है नागरिकों और सरकारों, दो राज्य सरकारों के जो है मध्य तथा केंद्र और राज्य सरकार के मध्य उत्पन्न हुए विवादों के जो है निपटारे का तंत्र जो है उपलब्ध कराती है न्यायिक व्यवस्था, ये कथन सही है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है, यह कथन आपका सही है। शक्तियों के पृथकीकरण के कारण जो विधायिका और कार्यपालिका जैसी जो है सरकार की अन्य शाखाएं जो है न्यायपालिका के कार्य में जो हस्तक्षेप नहीं कर पाती। तो ये तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक है। आगे है कि उच्चतम न्यायालय एक जो अभिलेख न्यायालय है, इससे तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसके निर्णय तथा जो है न्यायिक कार्यवाहियों को जो है साक्ष्य के प्रयोजन से जो है किसी न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, यही आपका क्या है, अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय इसके जो है निर्णयों तथा जो है न्यायिक कार्यवाहियों को जो है साक्ष्य के प्रयोजन से जो है किसी न्यायालय के सामने जो है प्रस्तुत किया जाता है, इसे जो है नजीर भी कहा जाता है। किसी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। उच्चतम न्यायालय को जो है अपनी मानहानि के लिए जो है दंडित करने का अधिकार भी है आपका। ठीक है। इस तरह से यह क्या है, आपके अभिलेख न्यायालय। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद और न्याय के प्रवृत्ति तथा तथ्य दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 137 का होता है कि उच्चतम न्यायालय को जो अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या जो है दिए गए आदेश का जो पुनर्लोकन करने की जो शक्ति प्राप्त, यह कथन आपका सही है। अनुच्छेद 144 है कि भारत के जो है राज्य क्षेत्र किसी सिविल और जो है न्याय के प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की जो है सहायता से जो है कार्य करेंगे, ये भी कथन सही आपका। 13 अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को जो है गैर संवैधानिक घोषित कर उसे जो है लागू करने से जो है रोक सकती है, सही है। 32 है कि सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश आदि रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को जो पुनः स्थापित कर सकता है, यह कथन सही है। आगे है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं। तो यह किसी भी जो है अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, सही है। या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में जो है भिजवा सकता है, भी कथन सही है। यह जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरण में जो है परामर्श दे सकता है। सारे कथन आपके सही हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में आपके। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी अधिकार के संबंधों में जो है विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। परामर्श संबंधी अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के कौन से कथन आपके सही हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी जो है कानून संबंधी अथवा लोक महत्व के प्रश्न में जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए जो बाध्य है, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। परामर्श संबंधी अधिकार जो है मात्र सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, यह कथन आपका सही है। तो पहला और तीसरा कथन आपका सही है। दूसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है कुछ मामलों में परामर्श देने के लिए जो बाध्य नहीं है। जैसे वह सार्वजनिक महत्व किसी मामले पर जो है विधि के प्रश्न उठने पर परामर्श दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है, किंतु किसी पूर्ण जो है संवैधानिक संधि समझौते और संविदा आदि मामलों पर जो है उत्पन्न विवाद पर परामर्श देने के लिए वह बाध्य है आपका। ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी अधिकार के संबंध में जो है आपका पहला और तीसरा कथन आपका क्या है, सही है आपका। ठीक है। यह कि कथन ए और कारण भी दिए गए हैं, कथन और कारण को देखना है। तो पहला कथन कहता है कि जनहित याचिका जो है न्याय तक अधिक से अधिक लोगों की जो है पहुंच स्थापित करने का प्रयास है, यह सही है। कारण कहता है कि न्यायालय ने जो है किसी भी व्यक्ति या जो है संस्था को ऐसे लोगों की जो है
ओर से जो है जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है, जिनके जो है अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो। कारण भी सही है और कारण जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है आपका। चलिए आगे कि जनहित याचिका के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए तो यह जो है 1980 के दशक से जो है विकसित हुई। यह कथन सही है। यह याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, भी कथन सही है। पत्र के माध्यम से भी जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है, भी सही है। स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था मिड डे मील जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। यह भी कथन आपका सही है। सारे कथन सही हैं आपके जनहित याचिका के संदर्भ में। जनहित याचिका का प्रारंभ जो 1960 के दशक में अमेरिका में हुआ था। भारत में जो 1980 के दशक में जनहित याचिका की व्यवस्था को जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर तथा जो है न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा जो है विकसित किया गया। कालांतर में डाक द्वारा उच्चतम या उच्च न्यायालय में भेजी गई याचिका को भी जो है जनहित याचिका में सम्मिलित किया जाता है। संविधान के जो अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार में जो है भोजन के अधिकार को शामिल करते हुए न्यायालय ने जो है एक जनहित याचिका को ध्यान में रखते हुए जो दोपहर के भोजन की योजना यानी मिड डे मील सहित सभी लोगों को जो है भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही थी। तो इसमें सारे कथन आपके सही हैं। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है। तो न्यायिक प्रक्रिया ने जो है न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया, यह सही है। ठीक है। न्यायिक सक्रियता से जो है विधायिका के कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो है कार्यों के बीच अंतर जो है धुंधला हुआ है। ये दोनों कथन आपके सही हैं, कोई कथन असत आपका नहीं है इसमें। ठीक है, दोनों कथन आपके सत्य हैं। आगे है कि जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्तों से कितने कथन आपके सही हैं। तो केशवानंद भारती मामले 1973 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का जो है सिद्धांत दिया है, कथन सही है। न्यायालय के पास यह निर्णय करने का अधिकार है कि जो है कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, ये भी कथन सही है। संपत्ति का अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है आपका, तीनों कथन आपके सही है। दिए कथनों में पहला, दूसरा, तीसरा सही है। 1973 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो केशवानंद भारतीय मामले में यह निर्णय दिया कि जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के जो है विनियमन में महत्वपूर्ण है। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी जो है इस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी जो है इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता आपका। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा है कि कोई जो है मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा जो है संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से किसका संबंध जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है आपका। कॉलेजियम प्रणाली का है, मूल अधिकार क्षेत्र का है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, सारे का संबंध है। इनमें से एक से अधिक का संबंध जो आपके किससे है, सर्वोच्च न्यायालय से। देख सकते हैं कॉलेजियम में प्रणाली, अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र का संबंध है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। कॉलेजियम में प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी जो है अधिनियम या संविधान के जो है प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के जो है माध्यम से विकसित हुई है आपका। ठीक है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र जो है सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालयों के निर्णयों के जो है विरुद्ध से सुनवाई का अधिकार देता है। अनुच्छेद 132, 33, 134, 136 में जो सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्र अधिकारिता स्पष्ट की गई। अनुच्छेद 131 के जो है अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार का वर्णन किया गया है। ये मौलिक के जो है मूल क्षेत्र अधिकार ऐसे विवादों से संबंधित है जिनमें विधि या तथ्य का जो है कोई प्रश्न अंतर्निहित होता है और जिन पर कोई विधेयक अधिकार का जो है अस्तित्व जो है अथवा विस्तार निर्भर करता है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी फौजदारी मामलों के लिए दी जाती है, कथन सही है। यह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है या जो आय सीमा जो है केंद्र राज्य सरकार अधिसूचित करती है, यह दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, आगे है कि किसी अपराध की जांच करने में जो पुलिस की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो किसी अपराध के बारे में जो है मिली शिकायत की जांच करना, यह सही है। गवाहों के बयान दर्ज करना और सबूत इकट्ठा करना, चार्जशीट दाखिल करना, ये तीनों जो है कथन सही है आपके पुलिस की भूमिका के संदर्भ में। अपराध की जांच करने के लिए तीनों कथन आपका सही है। दोष निर्धारित करना, यह कथन सही नहीं है क्योंकि यह न्यायालय का काम है।
आगे की संविधान और फौजदारी कानूनों के अनुसार जो गिरफ्तार व्यक्ति को जो है प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में जो कितने कथन आपके सही नहीं है। तो पहला कहता है गिरफ्तारी के समय जो है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, यह है आपका सही नहीं है, उसको देखना है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, ये भी है आपका। गिरफ्तारी के दौरान अथवा जो हिरासत में दुर्व्यवहार या जो है यातना से बचने का अधिकार, ये भी है। 18 वर्ष से कम आयु के जो है बालक और किसी भी जो महिला को केवल प्रश्न पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। 18 नहीं होगा आपका, 15 होगा आपका। तो 30 चौथा कथन सही नहीं है। पांचवा कथन कहता है कि हिरासत में आरोपी द्वारा जो है दिए गए एक बालिया बयान को जो है उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में जो प्रयोग किया जा सकता है, यह नहीं किया जा सकता। तो चौथा और पांचवा कथन आपका सही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा कथन आपके सही है। आगे है कि किसी भी व्यक्ति की जो गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में जो पुलिस एवं जो अन्य संस्थाओं के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है दिशा निर्देश के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार की और कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन आपके सही हैं। तो इन निर्देशों को जो है डीके बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। यह कथन सही है। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की जो है पोशाक पर उसकी जो है पहचान, नाम पट्टी, पद स्पष्ट रूप से जो अंकित होना चाहिए, यह भी कथन सही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो है अपने किसी संबंधी या दोस्त को जो है जानकारी देने का अधिकार होता है, ये भी कथन आपका सही है। तो तीनों कथन आपका सही है, ठीक है। कथन और कारण दिए गए। पहला कथन कहता है किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है किए गए आपराधिक उल्लंघन को जो है जनता के विरुद्ध माना जाता है, यह कथन सही है। कारण है कि ऐसा अपराध केवल जो है पीड़ित व्यक्ति को ही जो है हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है। तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को जो है सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं होती। यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि जो है यदि कोई कानून संविधान की भावना के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे जो है अमान्य घोषित कर सकती है, सही है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, भी कथन सही है। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह जो है अदालत में जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक जो है संरक्षक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इसमें बी सी डी सही है, पहला कथन सही नहीं है। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित उपबंध जो है संविधान के भाग 5 में जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक दिए गए हैं, ये कथन सही है। सही नहीं है उसको देखना है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति से की जाती है, कथन सही है। उच्चतम न्यायालय में जो वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या 33 है, 33 नहीं 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो इस तरह से तीसरा कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। देख सकते हैं पहला दूसरा कथन सही है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित उपबंध जो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक दिए गए हैं तथा जो है उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति से जो है की जाती है। कॉलेजियम पद्धति में मुख्य न्यायाधीश सहित 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं जो न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी नामों की जो सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं। भारत में कॉलेजियम व्यवस्था का विकास जो है वर्ष 1993 में किया गया था आपका, ठीक है। अब यहाँ से उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न में देखना है कि जो है उच्च न्यायालय के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, यह कथन सही है। सबसे नवीनतम यानी 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी जो है 2019 को अमरावती में जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया, यह कथन सही है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन जो है 1966 में, यह तीनों कथन आपका सही है आपका, ठीक है। आगे है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन आपके सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है, सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा जो संघीय क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त न्यायालय भी हो सकता है, यह कथन सही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण उच्चतम न्यायालय करता है, यह कथन सही नहीं है, संसद करता है, ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि जो है संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष रूप से जो कुछ नहीं बताया गया, इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। आगे है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में जो निम्न में से कौन से कथन आपके सत्य हैं। कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श के पहचान करता है आपका। इस तरह से चौथा कथन सही है आपका।
आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? कौन से कथन आपके सही हैं? तो पहला कहता है कि एच.एन. सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में जो है न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। यह कथन सही है। भारत का जो संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है अपनी अवमानना के लिए जो है दंड देने हेतु जो है शक्ति प्रदान करता है। ये भी कथन सही है। भारत का संविधान जो है सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को जो है परिभाषित करता है। यह कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। आगे है कि चौथा कथन का भारत में न्यायालय की जो अवमानना के विषय में जो कानून बनाने के लिए संसद में जो शक्ति निहित है। यह कथन सही है। तो तीसरा कथन आपका सही नहीं है। तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि भारत का जो है संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को जो परिभाषित नहीं करता है, बल्कि इसे जो है न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत परिभाषित किया गया आपके। तो इस तरह से तीसरा कथन आपका सही नहीं है क्योंकि इसको जो है आपके सिविल अवमानना 1971 के द्वारा जो है परिभाषित किया गया। तीसरा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है कि उच्च न्यायालय के जो है संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है एक कौन सा कथन आपके सही है? कौन एक कथन आपका सही है? तो उच्च न्यायालय का जो है प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक जो है पद धारण करता है। यह सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र दे सकता है। यह कथन सही है। उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश को जो है उसी प्रकार जो है अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है पद मुक्त किया जाता है। तो ये सारे कथन आपके सही हैं उच्च न्यायालय के संदर्भ में आपका, ठीक है। आगे है कि किसी उच्च न्यायालय के जो अस्थायी न्यायाधीश के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? उच्च न्यायालय के जो है अस्थायी न्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो वह जो है उस न्यायालय में जो वकालत कर सकता है। यह कथन सही नहीं है क्योंकि वह जो है उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में जो है कार्य किया है, तो वह जो उच्च न्यायालय में जो वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह जो है दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा जो उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो पहला कथन सही नहीं है। वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, वह उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। एक कथन सही है। पहला कथन आपका सही नहीं है आपका। उच्च न्यायालय के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कार्य करने का आदेश दे सकते हैं। सही है। कार्य की जो अधिकता की स्थिति में जो है राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए जो है एक या अधिक जो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। 3 वर्ष के लिए नहीं या 2 वर्ष के लिए कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है। यह जो है 3 वर्ष के लिए नहीं आपका, यह 2 वर्ष के लिए किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लिखित में से कौन जो है उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? आपका कौन आता है? तो नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए जो आवश्यक निर्देश आदेश है सारे आते हैं आपके, ठीक है। न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा एक सही है आपका? कौन सा एक सही है आपका? तो यह जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो अपील सुन सकता है उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत, पहला सही है। दूसरा है कि केवल फौजदारी मामलों में ही जो अपील सुन सकता है, यह गलत है, ठीक है। क्योंकि यह फौजदारी और जो है दीवानी दोनों में सुन सकता है। यह जो है पेटेंट और डिजाइन उत्तराधिकार भूमि प्राप्ति के मामलों में भी जो अपील सुन सकता है। यह कथन सही है। पहला और तीसरा कथन आपका सही है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार के संबंध में उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार के संबंध में पहला और तीसरा कथन आपका सही है। आपका दूसरा कथन सही नहीं है। आगे कि उच्च न्यायालय के जो है क्षेत्र अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही नहीं है। तो इससे जो है अपने अधीश न्यायालयों के जो है अधीक्षण का न्यायिक तथा जो है प्रशासकीय दोनों क्षेत्रों में जो अधिकार है, यह कथन सही है। इसे सैनिक कानून के अंतर्गत किसी न्यायालय जो है या अधिकरण पर जो है अधीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है, भी कथन सही है। वह जो है राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, यह कथन आपका सही नहीं है। यह राज्य में जो है नहीं है। यह तीसरा कथन आपका सही नहीं है। राज सूची से जो संबंध विषयों में भी जो है इसके निर्णय के विरुद्ध जो है उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, यह कथन आपका सही है। तो तीसरा कथन आपका सही नहीं है कि राज्य में जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, यह कथन आपका सही नहीं है। तीस सही नहीं क्योंकि उच्च न्यायालय के जो प्रशासकीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत यह जो है राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। अतः राज सूची में जो है संबंधित विषय पर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है।
आगे है कि निम्नलिखित न्यायालयों में से जो है किसे जो है या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, किसे, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को माना जाता है आपका। ठीक है, जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन सही हैं। तो उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले जो है 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई थी, यह कथन आपका सही है। दूसरा कहता है कि पंजाब और हरियाणा एक जो है साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, यह सही है। तेलंगाना में उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थित है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो तीनों कथन आपका सही है। ठीक है। 1 जनवरी 2019 को जो है तेलंगाना के उच्च न्यायालय की स्थापना हैदराबाद में हुई तथा आंध्र प्रदेश के लिए जो पृथक उच्च न्यायालय अमरावती में जो है स्थापित हुआ। आगे कि भारत के जो है न्यायालयों के द्वारा जो है जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही, यानी कि कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए आपका तो किसी जो है प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि जो है उसे कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश जो है नहीं होगा आपका, ये पहला कथन सही है। कोई कंपनी के विरुद्ध जो है भले ही वह जो है कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं है, यह कथन आपका सही नहीं है आपका। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। कोई भी जो है लोग परवन व्यक्ति यानी पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करने हेतु जो है न्यायालय में समावेदन करने के लिए जो है याचित हो सकता है, यह कथन सही है। तो पहला और तीसरा कथन आपका क्या है, सही है आपका। देख सकते हैं दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि परमादेश किसी सरकारी कंपनी या निगम में अधीनस्थ न्यायालय, लोक प्राधिकरण आदि को जारी किया जा सकता है आपका। ठीक है, जबकि इसमें कह रहा है आपका कि नहीं किया जा सकता, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है आपका। आगे है अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है कि जिला न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय के परामर्श से जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है आपका। ठीक है, न्यायाधीश के पद पर जो है किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, यानी जो कम से कम 7 वर्ष जो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, जो केंद्रीय जो है सरकार की न्यायिक सेवा में जो अधिकारी के रूप में जो है कार्य कर चुका हो, ऐसे को भी जो राज्य सरकार की न्यायिक सेवा में जो अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो, ऐसे यानी उपयुक्त सभी आपके जिला न्यायाधीश के पद पर जो है ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है आपका। ठीक है। आगे है कि लोक अदालतों के संदर्भ में जो है निम्न कथनों में से जो है कौन से जो है एक सही नहीं है, कौन से एक सही नहीं है। तो लोक अदालतों की जो है योजना के पीछे आधारभूत विचार न्याय दिलाने के जो है विलम्ब को दूर करना है, यह कथन सही है। कौन नहीं सही कौन नहीं है उसको देखना है। इनमें ऐसे मामले शामिल होते हैं जो या तो न्यायालयों में जो है लंबित हो या जो है जिन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया गया, ये है आपका। पहली लोक अदालत जो है 1982 में गुजरात में लाई गई थी, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत में जो है पहली लोक अदालत जो है 1985 में दिल्ली में लगाई गई थी। आपके 1982 गुजरात में नहीं, आपके 1985 में दिल्ली में लगाई गई थी और 1989 में जो है दिल्ली में लगी लोक अदालत में एक ही दिन में जो है लंबित 531 मुकदमों पर जो है निर्णय दिया गया था। ठीक है।